बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई है और दिन है सोमवार का। परसों से आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर एक क्लिप वायरल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सदीक जान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से इनकार कर दिया और बहुत बड़ा गद्दार है सदीक जान, बहुत बड़ा मुल्क दुश्मन है। और वो एडिटेड क्लिप, मुख्तसर सा क्लिप, उसकी हकीकत क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। सैटरडे को एक इवेंट था। मेरे बहुत ही प्यारे 2 दोस्त हैं जिनके साथ मेरा ज़ाती तौर पे बहुत एहतराम का तल्लुक़ है। उन दोनों ने मुझे दावत दी और मुझे कहा कि आपने इवेंट में आना है। तो खैर मैं और रिजवान गलज़ई साहब चले गए उस इवेंट में और बेस्ट वेस्टर्न होटल में वो इवेंट था। और उस इवेंट में मोहम्मद मालिक साहब, महर बुखारी साहिबा, मंसूर अली ख़ान साहब और इनकी वहाँ पे गुफ्तगू भी थी। रबिया ख़ान साहिबा जो फ़ीमेल एंकर हैं और वो उसको कंडक्ट कर रही थी। खैर और हमारे बहुत से जर्नलिस्ट दोस्त, फैसल अब्बास खार साहब और शाहिद सकलैन साहब, खुर्रम अंसारी, अहमद बड़ाइच, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। और उन हमारे दोस्तों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, बल्कि अक्सरियत हमारे उन दोस्तों की थी जिनको इस वक्त रियासी सतह के ऊपर एक सर्टिफिकेट दिया गया है कि वो मुहिब वतन है और उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई शक नहीं है और उनको सर्टिफाइड जो है वो मुहिब वतन जो है वो समझा जाता है। तो उनकी भी अक्सरियत उनकी थी। खैर वो इवेंट हुआ, उस इवेंट में तकरीरें हुई। अच्छा, उस इवेंट के बाद जो है वो बहुत से डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लोग जो हैं वो इंटरव्यूज़ ले रहे थे। तो खैर मुझसे 4-5 इंटरव्यूज़ लिए गए और मुझसे पूछा गया जी आप मार्का हक़ के बारे में क्या कहते हैं। मैंने कहा जी मार्का हक़ में बिल्कुल पाकिस्तान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, भारत का जहाज़ गिराया। पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ गिराए और पाकिस्तान की इज़्ज़त, एहतराम, मकाम, मर्तबे में इजाफा हुआ। और साथ में सबको ये बात करता रहा कि मैंने कहा कि वो एक ऐसा मौका था, काश 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 के उस मौके को गनीमत जाना जाता। और जब पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज पर आ गई थी और पूरी पाकिस्तान की कौम अपनी अफवाज, एयरफोर्स, नेवी के पीछे खड़ी थी, तो उसके बाद नफ़रतें कम की जाती, फासले कम किए जाते, जुल्म जबर बर्बरियत कम किया जाता, बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाता, अदालतों को आज़ाद किया जाता, आइन को बहाल किया जाता, इंसानी हकूक़ बहाल किए जाते, चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली रोक दी जाती, अदालतों में इंसाफ शुरू हो जाता। मैंने कहा काश कि ये चीज़ें शुरू हो जाती। तो लेकिन मैंने कहा बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल ये एक अफसोस है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, इस पर कौन सा पाकिस्तानी है जिसको जो है वो अफसोस हुआ होगा और वो परेशान हुआ होगा। तो मैंने कहा इसके ऊपर किसी पाकिस्तानी को कोई वो नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि उसने साबित किया जब वो मार्का हक़ हुआ उस मौके पे जिस तरह से पूरा पाकिस्तान एक साथ हो गया था और मुतहद हो गया था। और फिर इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा, पीटीआई के सोशल मीडिया ने जो काम किया, तो मैंने कहा उस वक्त यह साबित हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गद्दार नहीं है, कोई भी मुल्क दुश्मन नहीं है। और अगर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया जा रहा है उससे अगर उसके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो ये गद्दारी नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। तो मैंने कहा, मैंने ये सारी गुफ्तगू की। खैर इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड हुए। तो जब हम वहाँ से होटल से बाहर निकले तो मेरे साथ अली फुरकान साहब थे और हम वहाँ से रवाना होने लगे। तो मेरे पास एक दोस्त आए, उनसे मेरी खैर पहली मुलाकात थी और उन्होंने मुझे तारुफ़ कराया कि उनका ताल्लुक़ चौकाज़म से, चौकाज़म लिया से है और उनके जो वालिद साहब हैं वो मेरे नाना जान के एक दोस्त भी हैं। और मेरे जो ननिहाल है उनके साथ उनका बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ है। उनके जो वालिद साहब हैं उस नौजवान के, तो वो यहाँ पे एक टीवी चैनल में अब एंकर हैं। तो उन्होंने मुझे तारुफ़ कराया तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उनसे मिला। ज़ाहिर है मेरी एक तो उनके मैं वालिद साहब को जानता हूँ, फिर कोई भी आप की ननिहाल के साथ जब बहुत जज्बाती वाबस्तगी हो और उनका कोई भी तल्लुक़ वाला हो तो आप ज़्यादा उनको एहतराम भी देते हैं और एक मोहब्बत से भी मिलते हैं। तो वो नौजवान मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि जी आपका 2 से 3 मिनट का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। तो मैं अली फुरकान साहब से इजाज़त ली और मैं चला गया अंदर। अच्छा, मुझे लगा कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू जो है रिकॉर्ड करना है। खैर मैं अंदर गया तो एक खातून थी, उन्होंने कहा जी मैंने आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा जी वेलकम। उन्होंने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और मैंने वो पिछली जो बातें सारी की, मैंने वो सारी बातें इसी तरह से की कि कोई पाकिस्तानी गद्दार नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है और अगर इंटरनल चीज़ों के ऊपर कोई सवाल उठाता है तो उसको गलत ना लिया जाए। तो उस खातून ने एंड के अंदर ये कहा कि आप आए मिल के एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा लगाते हैं ताकि एक मैसेज आए कि कोई जो है ना वो हमारे अंदर इख्तलाफात नहीं है और इस तरह की। अच्छा, मैंने उन्हें यह कहा
और उन्होंने जिस तरह से मुझे सवाल किया, और उससे पहले क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे अक्सरियत हमारे उन दोस्तों की थी, हमारे कुलीग्स हैं, कोई बहुत सारे हमारे सीनियर हैं, कोई हमारे कुलीग हैं, कोई हमारे जूनियर हैं, जो अक्सरियत जिनको इस वक्त रियासी सतह पे सर्टिफिकेट मिला हुआ है हुब्बुल वतनी का, तो उनमें से कुछ जो है वो हैरान होकर हमें देख रहे थे कि यार ये कैसे गद्दार और मुल्क दुश्मन जो हैं वो इस इवेंट में आए हुए हैं। तो मैंने उन्हें कहा, उस खातून को मैंने रोका, मैंने उनसे कहा कि बात सुने, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं अपनी हुब्बुल वतनी को साबित करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊं, तो मैं इस वजह से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाऊंगा कि आप मुझे कहें कि मैं अपनी हुब्बुल वतनी साबित करूं। मैंने कहा कि मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई गद्दार नहीं है, और मैंने उन्हें कहा कि हमारी तो लड़ाई ही इस चीज़ के ऊपर है कि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन चोरी करना ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हम ये समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली करना पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं जाएगा। हम ये समझते हैं कि अदालतों को ख़त्म करना जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा। हम ये समझते हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है। हम जब ये कहते हैं कि लोगों के साथ जो जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत बर्पा की गई या की जाती है, ये ना की जाए, इससे नुकसान होता है मुल्क के इदारों को नुकसान होता है, नफरतें बढ़ती हैं, फासले बढ़ते हैं। ये सारे के सारे जो हमारे एतराज़ात हैं ये तो हैं ही इसीलिए कि हम समझते हैं कि इससे पाकिस्तान को नुकसान है। हमारी तो सारी लड़ाई ही इसीलिए है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान इन चीज़ों से आगे नहीं जाएगा। पाकिस्तान उस वक्त आगे जाएगा जब पाकिस्तान के अंदर अमन होगा, पाकिस्तान के अंदर यकजहती होगी, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम होगा, पाकिस्तान के अंदर नफरतें ख़त्म होंगी, पाकिस्तान के अंदर इदारों और आवाम के दरमियान फासले ख़त्म होंगे। पार्लियामेंट वो होगी जो आवाम ने जिनको वोट दिया होगा, इक़्तिदार में वो होंगे जिनको आवाम ने मुंतखब किया होगा, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा, किसी के घर में चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली नहीं होगी, किसी की माँ, बहन, बेटी की इज्जत के ऊपर हर्फ नहीं आएगा। तो मैंने कहा हमारी तो लड़ाई है। तो खैर, और फिर मैंने ये कहा, मैंने कहा बाकी जहां तक पाकिस्तान की बात आप कर रही हैं, पाकिस्तान एक बार नहीं 10,000 बार जिंदाबाद, 10 लाख बार जिंदाबाद, 1 करोड़ बार जिंदाबाद, 10 करोड़ बार जिंदाबाद। और मैंने कहा पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। मैंने यानी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ बातें की, कुछ इनके इंटरव्यूज़ में बातें की, कुछ दीगर इंटरव्यूज़ में बातें की, और मैंने यही हर इंटरव्यू में ये बात की कि कोई पाकिस्तानी गद्दार नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और पाकिस्तान के लोगों की सारी लड़ाई ही पाकिस्तान को आगे ले जाने की है। और उसमें 8 फरवरी को लोगों ने क्यों इमरान खान को वोट दिया? क्योंकि लोग ये समझते थे कि ये पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। मैं बहावलपुर इस पे आने से पहले, मजीद इस पे आगे बात करने से पहले, मैं बहावलपुर में एक बुजुर्ग मुझे मिले, मस्जिद के बाहर ठहरे थे, उनके हाथ में तस्बीह थी, सफ़ेद उनकी दाढ़ी थी, आंखों में आंसू थे, और उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान कब आएगा और कब रिहा होगा। और मुझे उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, मैं इमरान खान से ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, ना मैं ज़िंदगी में कभी मिलूंगा, ना मैंने सियासत करनी है, ना मुझे टिकट चाहिए। मैं तो सिर्फ इमरान खान को ये समझता हूँ कि मुल्क और मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान बेहतर है। तो पाकिस्तानियों ने तो 8 फरवरी को वोट ही इमरान खान को इसलिए दिया कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो ये अच्छा, ये बात हो गई। खैर, उस खातून ने कुछ एतराज़ किया जब वो बंद हुआ इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा जी आपने ये क्या बात की है? तो मैंने कहा जी अगर सवाल करना आपका राइट है तो जवाब देना मेरा हक है, मुझे पता है कि मैंने क्या जवाब देने। उसके बाद ये होता है कि मैंने नहीं देखा, तो मुझे दोस्तों ने बताया कि जी आपको तो क्लिप वायरल है, 15 सेकंड्स का क्लिप है जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाऊंगा। तो मैंने खैर दोस्तों को बताया कि ये मामला है, और फिर एक 44 सेकंड का क्लिप आ गया, वो भी मुकम्मल नहीं था, वो भी एडिटेड था। तो खैर इकरारुल हसन साहब ने एक मेरा 15 सेकंड का क्लिप था, उसके ऊपर उन्होंने जो सख्त ज़बान इस्तेमाल की। अच्छा, मैं इकरारुल हसन साहब के हवाले से एक चीज़ बता दूं कि इकरारुल हसन साहब को मैं इसलिए ज़्यादा उनके हवाले से ना, जब मैं ट्विटर पे उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, ज़रा वैसे उनको छेड़ता रहता हूँ, तो मुझे एक यूके के नंबर से किसी ने उनके हवाले से बहुत उनकी पर्सनल चीज़ें भेज दी और मुझे कहा कि आप उनके हवाले से चीज़ें करें। तो मैंने उनको, मेरा जहाँ तक मुझे याद है, मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उस नंबर को जो यूके के नंबर से उनकी पर्सनल चीज़ें मुझे भेजी गई। मुझे बहुत से लोगों ने कॉल करके कहा कि उनका ये पर्सनल इशू है, उनका ये पर्सनल इशू है। ये मैंने कहा यार देखें, मैं उनके नज़रियात हैं, जो उनकी सोच है, उससे इख्तिलाफ़ करता रहूँगा, लेकिन मैं उनकी किसी भी पर्सनल चीज़ के ऊपर इसलिए नहीं जाऊँगा कि मैं ये समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। और वैसे भी मैं समझ सकता हूँ कि इकरारुल हसन साहब के इस वक्त जो इशूज़ हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने एयरवेज से रिज़ाइन किया नहीं है, एक तरह से उनसे रिज़ाइन लिया गया है, और उनसे रिज़ाइन जो है वो इसलिए लिया गया कि उनकी जिस तरह से अब रेटिंग भी नहीं आ रही थी, फिर कंट्रोवर्सीज़, तो चैनल ने उनको कहा कि आप या रिज़ाइन कर दें या जो है वो आप
जो है वो हम आपको निकाल देंगे जो मुझे पता चला। और मुझे उनके जो रिज़ाइन वाली उनकी वीडियो है उससे 15-20 दिन पहले एक सोर्स ने कह दिया था कि आप ये खबर ब्रेक करना चाहते हैं तो कर दें। मैंने वो भी नहीं की कि यार मैं क्यों, किसी का अगर रिस्क जा रहा है, किसी की रोज़ी जा रही है, किसी की नौकरी जा रही है, तो मैं उसको सेलिब्रेट क्यों करूं। और मैं यहाँ रुक के एक चीज़ और आपको बता दूं कि जितने भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नेटवर्क्स चल रहे हैं, मैं जब उनमें से कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क्स जो हैं वो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बहुत नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे और इमरान रियाज खान साहब उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मैंने इमरान भाई को कहा कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी हुई है, आपकी इज़्ज़त कोई काम नहीं कर सकता, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, आप इन प्लेटफॉर्म्स को कुछ ना कहा करें, इनको टारगेट ना किया करें। इसमें सैकड़ों नौजवान लड़के और लड़कियाँ काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार लगा हुआ है, बाकी लोगों को हक का पता है, सच का पता है। 50 नहीं 500 आप प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के बना दें और उनसे आप गलत आप एक चीज़ चलाते रहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इमरान रियाज खान साहब को रोका, तो इसलिए मैं इस मामले में किसी पर तनकीद नहीं करता। और इकरारुल हसन साहब की परेशानी की ज़ाहिर है एक वजह यह है कि 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ उनकी सैलरी थी। एकदम आप में से किसी की भी सैलरी, उसकी जो इनकम है वो 15 से 20 लाख रुपए कम हो जाए तो ये अच्छी खासी एक परेशानी की बात है। और आप पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 जो टीवी चैनल्स हैं उनमें से एक में काम कर रहे हों, तो फिर आपको स्क्रीन मिली हुई हो तो ज़ाहिर है आप डिप्रेशन में तो जाते हैं। और इकरार भाई इस वक्त ज़्यादा उनका मसला ये है कि वो इस वक्त शदीद जहनी तनाव का शिकार हैं, डिप्रेशन में है। और मैं चले जो मशवरा होगा उनको डीएम में दे दूंगा। और मैंने उनको डीएम भी किया, मैंने कहा जी आपने मेरा पूरा क्लिप सुना है, तो उन्होंने आगे से, मैंने बाद में डीएम देखा, उन्होंने कहा कि आप मुझे पूरा क्लिप भेज दें और मैं वो लगा के और वजाहत कर दूंगा। उससे पहले उन्होंने खुद वजाहत कर दी थी कि मैंने पूरा क्लिप देखा है, सदीक जान ने उसके बाद नारा लगाया है पाकिस्तान जिंदाबाद का, लेकिन अगर मगर के बगैर लगाना चाहिए। अब हुआ ये कि जब ये सारा हो गया और प्रोपेगेंडा हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो अब मैं उस खातून को जानता नहीं हूँ। पहले मैंने कहा कि मैं इस खातून की वो जो स्क्रीनशॉट है वो तस्वीर लेके और लगाऊं सोशल मीडिया पे और पूछूं लोगों से कि यार ये खातून कौन है जिसने मेरा एक एडिटेड क्लिप लगाया और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया। लेकिन फिर मैंने यही कहा कि यार वो एक खातून है और पता नहीं बेचारी के क्या घर के हालात होंगे, क्या सूरत हाल होगी, क्यों वो बेचारी जो है वो इस तरह की चीज़ें करने पर मजबूर है कि वो यानी एडिट करके क्लिप और प्रोपेगेंडा करने पर मजबूर है। ज़ाहिर है वो जॉब कर रही होगी, किसी नेटवर्क के साथ काम कर रही होगी, उसकी मजबूरियाँ होंगी, उसने रोज़गार कमाना है, उसकी नौकरी लगी हुई होगी, उसकी मजबूरी होगी बेचारी, जिस वजह से उसने ये मेरे साथ किया। तो मैंने उसका वो नहीं लगाई तस्वीर। हाँ, मैंने जिन 2 दोस्तों ने मुझे बुलाया था, मैंने उन 2 दोस्तों से रब्ता किया और मैंने कहा जी मुझे प्लीज़ आप जो है वो क्लिप पूरा निकलवा के दे दें, जिस पूरे क्लिप के अंदर उस जो मैंने जवाब दिया था। तो खैर वो मुझे क्लिप पूरा नहीं मिला, लेकिन 44 सेकंड का जो क्लिप आ गया उसके अंदर भी मौजूद है कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है कोई मसला नहीं है, लोगों की मजबूरियाँ हैं, उन्होंने रोज़गार कमाना है, पाकिस्तान के अंदर हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हुआ है। तो अगर कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर मजबूरन कोई ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, तो आप दरगुजर किया करें, कि उसकी मजबूरी है, उसने अपना घर चलाना है। तो मैंने भी उस खातून के बारे में कोई ऐसी चीज़ ट्वीट नहीं की। तो ये पूरी बात थी कि मैंने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया कि जब मुझे ये कोई कहेगा कि मैं अपनी हुब्बुल वतनी शो कराने के लिए जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊं, तो इस ब्लैकमेलिंग पे मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाऊं कि मैं ये साबित करूं कि मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इकरार भाई जो हैं, आज अगर उनके कहने पे मैं पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दूं, कल को वो कोई और डिमांड करेंगे, फिर एंड में वो ये भी कहेंगे कि मैं साबित करूं कि मैं मुसलमान हूं। और उसके लिए वो जो एक चीज़ें चलती हैं, जैसे वो कोई पकड़ा जाता था कोई, तो उसको चेक किया जाता था कि मुख्तलिफ तरीके हैं चेक करने के कि मुसलमान कैसे है। तो फिर इकरार भाई पता नहीं कल को क्या डिमांड कर दें कि जी साबित करें, कोई सबूत दें कि आप मुसलमान हैं। तो इकरार भाई की कब तक हम और किस तरह की और किस हद तक की फरमाइशें जो हैं वो पूरी करेंगे। तो इकरार भाई को कुछ ना कहा करें, वो इस वक्त परेशान हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे इल्म में हैं, उन ज़ाती तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा मसाइल से दो चार हैं, परेशान हैं। और अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ ख़त्म करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। मैं मीडिया के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत मीडिया के बड़े बड़े नाम जिनके मैं नाम भी नहीं ले सकता, यानी उनको अब 20 से 25 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। तो उन्होंने तय ये किया कि बहुत ज़िंदगी भर हमने जर्नलिज़म कर लिया है, तो अब क्योंकि हमें 20 से 25 लाख रुपए चाहिए और हमने नौकरी करनी है,
तो नौकरी इस वक्त एक ही सूरत में मिल सकती है कि इमरान खान को गालियाँ दो और चंद शख्सियात की तारीफ़ें करो। तो वो यही कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी चंद शख्सियात की तारीफ़ें, इमरान खान के खिलाफ झूठी प्रोपेगेंडा, हर बात में इमरान खान को ले आना, हर बात में इमरान खान को ले आना। तो ये जो है वो लोगों को वो किया जा रहा है। बाकी पाकिस्तान, मैं दोबारा ये कहूँगा, पाकिस्तान से हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। बहुत अनसर्टेनिटी है, इदारों और लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए हैं। इस तरह से मुल्क आगे नहीं जा सकता। बैरूनी सरमायाकारी हो नहीं रही, अंदर से सरमायाकारी बाहर जा रही है, पैसा बाहर जा रहा है, लोग पाकिस्तान से निकल रहे हैं और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और जब तक इक़्तिदार उनके हवाले नहीं किया जाएगा जिनको आवाम ने मुंतखब किया है, जब तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों को जो है वो अपने लोग नहीं समझा जाएगा, जब तक रियासत माँ बनकर नहीं सोचेगी, और रियासत भी वो रियासत जिसको अवाम ने रियासत बनाया है, जिसको अवाम ने वोट दिया है। रियासत क्या है? रियासत यही है ना कि आपकी रियासत में हमारी कौमी असम्बली है, चारों असम्बलियाँ हैं, ये सब मिलके और रियासत जो है वो बनाते हैं। तो रियासत कोई इदारा नहीं होता, रियासत अवाम, ये हमारा आइन ये कहता है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की, और लेकिन ज़मीन के निज़ाम कैसे चलेगा ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तय करेंगे। तो क्या मौजूदा नुमाइंदे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं? बड़े हमें हवाले दिए जाते हैं कुरानी आयात के, तो कोई कुरानी आयत ऐसी तो चले हाफिज़ ताहिर अशरफ ही बता दे, जो हर चीज़ को जस्टिफाई करने आ जाता है। वो हाफिज़ ताहिर अशरफ ही कोई कुरानी आयत बता दे जिसके तहत किसी को इलेक्शन चोरी का जो है वो इस्लाम ने इजाज़त दी हो, कुरान मजीद ने इजाज़त दी हो। और ये भी हाफिज़ ताहिर अशरफ ही आके ज़रा बता दे कि दीन हमारा इस्लाम क्या कहता है कि इलेक्शन को अगर कोई चुराएगा, कोई चोरी करेगा, अवाम के ऊपर जुल्म करेगा, चादर चारदवारी के तकद्दुस की पामाली करेगा, बेगुनाहों को गोलियां मारी जाएंगी, तो इसके बारे में कुरानी आयात क्या कहती है, तो इस पर भी कभी बात कर लेनी चाहिए। तो ये बात है, कोई पाकिस्तान के अंदर गद्दार नहीं है, कोई पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, ज़ाहिर है जिस तरह से उनको पाकिस्तान से निकलने पर मजबूर किया गया, कई बार वो तल्ख बात भी कर जाते हैं, लेकिन मैं उनको भी नहीं समझता कि वो गद्दार हैं। और दोबारा ये कहूँगा कि नफ़रतें कम करने की ज़रूरत है, फासले कम करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान उसी सूरत में आगे जाएगा जब नफ़रतें ख़त्म होंगी, फासले कम होंगे, अवाम को निज़ाम पर एतमाद होगा, अवाम को इदारों पर एतमाद होगा, अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट होगी, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होंगे। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो वक्त जल्द है, क्योंकि उसकी बग़ैर तो पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के इदारों का नुकसान हो रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।